पास में रहकर पहचान निकाल लेते हैं, जमी पे रहकर आसमान निकाल लेते हैं। पास में रहकर पहचान निकाल लेते हैं, जमी पे रहकर आसमान निकाल लेते हैं। बेगानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डरना है तो उनसे डरो जो जान जान कहकर जान निकाल लेते हैं। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव ओशन ऑफ नॉलेज चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो हमने इतना कवर किया था, क्या रहा, रस रहा। अब हम कवर करने वाले हैं किसको, छंद के बारे में। हाई स्कूल की लेवल का ये छंद है, हाई स्कूल के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, अन्य तैयारियों के लिए इसका काफ़ी उपयोग होता है। तो उसके दृष्टिकोण से, तैयारियों के दृष्टिकोण से इस छंद को लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, स्किप बिना किए। तो आज शुरू करेंगे, छंद क्या होता है। पहले छंद को जान लें, फिर उसके अंग को जान लें, फिर उसके हर एक भाग को कितने भागों में डिवाइड हुआ, कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सब देखेंगे। तो आज छंद देखते हैं, यानी कि किसी भी रचना में वर्णों एवं मात्राओं का व्यवस्थित ढंग ही क्या है, छंद है। किसी भी रचना में, कोई रचना लिखी गई है, उसकी जो मात्राएं हैं, जो उसके वर्ण हैं, अगर वह व्यवस्थित नहीं है तो वह छंद नहीं है। छंद वही है जिसमें किसी भी रचना में अगर उसके वर्ण और मात्राएं व्यवस्थित हैं तो वह छंद कहलाता है। ये कवर हुआ छंद। अब छंद को प्रभावित करने वाले कारक, या ऐसे कह सकते हैं कि छंद के पार्ट यानी अंग, यानी कि छंद में क्या क्या शामिल होता है, कि तब हम कहेंगे कि वह छंद होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा आवश्यक है क्या, कि पहले हम हेडिंग में ऐसे कर सकते हैं कि छंद के अंग देख लें पहले। छंद के अंग, इंपॉर्टेंट अंग, जैसे पहला है अंग इसका मात्रा। ठीक, ये मात्रा क्या होती है, क्या छंद में इसका कहाँ उपयोग होता है। मात्रा को आप देखेंगे कि मात्रा यानी कि उच्चारण काल में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। उच्चारण काल में, जैसे एक अ है और एक बड़ा वाला है, ये जो छोटा वाला है तो उसको जल्द से बोलते हैं, यानी कि जल्द से समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। और बड़ा वाला आ जब मुंह बांकर यानी कि खींच करके जुबान को अंदर से बोलेंगे तो उसको क्या होगा, वो बड़ा वाला होगा। तो मात्रा दो प्रकार में जा करके बढ़ जाती है, आगे जाकर के दो भाग में हो जाती है। ठीक, यानी कि एगो लघु है, ठीक, एगो पहला है मात्रा के प्रकार में लघु और दूसरा है गुरु। ठीक, लघु और गुरु ये दो प्रकार की मात्राएं हैं। और इसका सांकेतिक चिन्ह, लघु का सांकेतिक चिन्ह यानी कि छंद में इसका उपयोग होगा, यही ध्यान देने वाली बात है। यानी कि लघु का ऐसे, यानी कि एक की तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसको गुरु वाले को यस की तरह या 5 की तरह से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब, यानी इसका मतलब देखें कि ये मात्रा बताता है कि एक तो मात्रा लगी है, किस वर्ण में या किस भाषा में कोई भी शब्द आएगा, यानी उस पर कौन सी मात्रा लगी। अगर ये लगेगा, अभी बताऊंगा कि ये किसके लिए फॉलो होता है, किसके लिए लगता है, और ये किसके लिए लगता है। इसका मतलब कि दो मात्राएं हैं, इसका मतलब पाई की तरह जो है एक मात्राएं हैं। तो ये लगती कैसे हैं, मात्राओं को हम बता रहे हैं, यानी कि लघु के लिए छोटा ई उ री चंद्रबिंदु, है ना। ये जो हैं अ ई उ री चंद्रबिंदु अगर कहीं पर मिलेंगी तो उसके जगह या लघु मात्रा लगती है। और इसका सांकेतिक चिन्ह हमने बताया रहा, यानी कि मैंने अभी बताया कि ऐसे
पाई की तरह डिनोट करते हैं, यानी पाई की तरह इसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये जो गुरु वाला है तो इसका सांकेतिक चिन्ह है यस की तरह, यानी कि 5, यानी जो भी समझिए इसका ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब 2 मात्राएं लगी हैं, यानी कि इस वाली मात्रा को छोड़कर, ये जो है लघु वाली, इसको छोड़कर जो मात्राएं आएंगी वो कौन सी मात्राएं होंगी? दीर्घ की मात्राएं होंगी। ये रहे मात्रा के प्रकार में, काफी इंपॉर्टेंट रखती है। बिना मात्रा का छंद हम नहीं आसानी से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, या इसका सहायक है, एक महत्वपूर्ण अंग है इसका। और दूसरा अंग चरण। अंग में यानी कि छंद के अंग में चरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये चरण क्या होता है? यही लाइन ही चरण होती है, यानी कितनी लाइन में वह रचना लिखी गई है, 4 लाइन में है, 2 लाइन में है, यानी कि उसके पद, यानी कि चरण क्या है? चरण का मतलब उसकी पंक्तियां कितनी है, यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए पंक्ति या लाइन कितनी है ना। तो लाइन यानी कि चरण मतलब पंक्ति या लाइन, कितनी लाइन में आपकी रचना की गई है, लिखी गई है, दोहा है कि सोरठा है कि रोला है, यही सब है, यानी कि चरण है। दूसरा भी समाप्त हुआ। अब तीसरा इसके अंग में देखेंगे कि यति। यति को विराम कहते हैं, यानी कि किसी भी रचना में, यानी कि कोई रचना है उसको पढ़ने में जो ठहराव लगे, है ना, कि जो ठहराव लगे उसको क्या बोलते हैं? यदि बोलते हैं। जो ठहराव आता है ऐसे करके कामा या विराम की तरह आता है तो वही ठहराव होता है। यही ठहराव क्या हो जाता है? यदि होता है। ठीक, यदि को हम समझते हैं कैसे? अगर जिस रचना में कोई रुकावट या बाधाएं आती जिस पर रुक करके हमें पढ़ना होता है तो वह क्या होती है? यदि होती है। अब अगला है यानी कि चौथा गति। अब ये गति क्या होती है? यदि समझ लीजिए, यदि माने कामा विराम। अब ये गति क्या होती है? कोई भी रचना लिखी होगी, ठीक, रचना में तो जो व्यवस्थित वर्ण है, जो मात्राएं वो व्यवस्थित होंगी तभी छंद कहलाएंगी। अगर कोई भी रचना है, छंद है, यानी कि उसमें गति, यानी कि गति पढ़ने का जो शैली है वह किस तरीके की शैली है, यानी हम पढ़ेंगे कैसे। बहुत से लोग जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, बहुत से लोग उसको लयात्मक तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि लय में बिठा कर पढ़ते हैं। तो व्यवस्थित ढंग यानी कि लय के रूप में करना ही छंद कहलाता है। तो छंद में ये गति, गति का मतलब उसकी जो पढ़ने की गति है, धीमी गति है, तेज गति है, कब कैसे पढ़ना है, यही गति का मूल लक्षण है। यानी कि यानी कि छंद में इसकी महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है, यानी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि गति है। पांचवा है तुक, है ना। तुक ये क्या होता है? यानी कि तुक भी एक होती है कि बेतुक का लोग गाते हैं ना, कोई भी सॉन्ग होता है उसको बेतुक का गाते हैं। बहुत से लोग उसको अच्छे अंदाज में गाते हैं। यही अच्छे अंदाज में गाना है, यानी कि उसका तुक है, यानी कि उसको व्यवस्थित ढंग से इसको भी हम कह दें या गा दें तो यही हमारा क्या है? तुक है। और अब देखते हैं लास्ट वाला यानी कि छठवां जो इसका अंग है, छठवां गण। ये गण भी महत्वपूर्ण मायने रखता है। ये गण का क्या मतलब होता है? लास्ट वाली लाइन यानी कि चरण में, यानी कि ऊपर का चरण और नीचे का चरण। अभी चरण तो आपको समझे नहीं, अभी जब समझाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा कि समझ में आ जाएगा। जैसे है कि ना कि राम दूत अतुलित बल धामा, ध्यान रखना ये लास्ट वाला धामा, अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं? मेल कर रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं ना, बैठ रहे हैं खूब अच्छे से, यानी कि कहने में भी अच्छा लग रहा है और बैठ भी रहा है। यही लास्ट वाला जो नामा, धामा और नामा जो बैठा, यही क्या है? हमारा गण है। छंद के अंग हैं, समाप्त हुए छंद के अंग। अब देख लेते हैं कौन कौन सा छंद हमें पढ़ना है, यानी कि छंद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक,
छंद के प्रकार। छंद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। यानी कि पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, और तीसरा है मुक्त छंद। यानी कि वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, हाई स्कूल के सिलेबस में यही है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को पढ़ना है, ध्यान रखना है ना, ये वाले में मत घुस जाना, ना ये वाले में घुस जाना, डायरेक्ट हमें किस में जाना है? मात्रिक वाले छंद में। बहुत इजी है। इसके अभी चार पार्ट हो गए, चार भागों में यह जाके बटेगी। अब इसको देखते हैं। यानी कि प्रकार आपने समझ लिया कि तीन प्रकार के होते हैं। अब इसको मात्रिक छंद के अंतर्गत कितने छंद आते हैं, इसके कितने भाग हुए हैं, उसको अब देखते हैं। ये रहे छंद के प्रकार। मात्रिक छंद हमें पढ़ना है, मुक्त छंद और वर्णिक छंद नहीं पढ़ना है। ठीक, अब देखते हैं कि मात्रिक छंद। मात्रिक छंद यानी मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है? यानी कि इसमें मात्राओं का क्या होती है? विशेषता होती है, मात्राओं की प्रधानता होती है, इसमें मात्राओं को गिना जाता है। तो मात्रा हमने बता दिया। मात्रा दो प्रकार की होती है, गुरु लघु। ये लघु जो होती छोटी होती है, एक की पाई की तरह प्रेजेंट उसको दिखाते हैं, और दूसरा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब यस या फाइव की तरह, उसका मतलब यानी दो ठो, है ना। तो यही है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के चार भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला है चौपाई। चौपाई, यहां चौपाई है, चौपाई। और दूसरा है दोहा। तीसरा है सोरठा, और चौथा है रोला। ये चार ठो मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चार ठो हमें देखना है, चार ठो को ध्यान रखना है। एक केवल समझ जाएंगे, उसके बाद सब उसी के बेस पर, उसी के आधार पर लग जाएगा। तो एक इसमें से देखते हैं। क्या है? पहला चौपाई है ना, चौपाई को देखते हैं, बहुत इजी है। इसकी पूछता है, यानी कि एग्जाम में सीधे पूछता है कि चौपाई छंद का उदाहरण सहित एवं लक्षण सहित क्या करिए, इसको परिभाषित कीजिए या दर्शाइए। कुछ भी कहता है, यानी चौपाई को क्या करिए? एक्सप्लेन करिए। उसको कर देंगे तो आपका नंबर फिक्स है कि ये कटेगा नहीं। यानी कि अगर आप सही सही कर दे रहे हैं, सारा नंबर आपके हाथ में है, आपके एग्जाम में, यानी आपके भविष्य के लिए इसको काफी उपयोगी बनाएगा। तो यानी चौपाई देखते हैं। चौपाई क्या है? चौपाई या सममात्रिक छंद है। इसकी देखिए डिफिनीशन है, यानी कि बहुत इजी है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके चार चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अभी क्लियर हो जाएगा कि चौपाई कैसी है। तो इसके उदाहरण है, ये परिभाषा लिखते जाना। यानी कि चौपाई सममात्रिक छंद, इसके चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी अब इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यही है हमारा उदाहरण चौपाई का। तो देखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तब इसको देखते हैं, यानी कि चौपाई में हमने यही देखा था कि चौपाई के 4 चरण होते हैं या सममात्रिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 16 मात्राएं, 16 सभी चरणों में 16 मात्राएं होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ठीक नहीं, यानी कि यह गलत है। तो अब इसको देखते हैं, यानी कि हमने आपको बताया रहा होगा, यानी कि पहले हमने आपको बताया कि ये जो दीर्घ और लघु जी की जो मात्राएं हैं, इसको किस पे कौन दीर्घ हम बैठाएंगे, किस पर हम लघु बैठाएंगे, इसको देखेंगे। अब पिछले हमने देखा भी कुछ क्षण में, यानी जब मात्रा बता रहे थे तब हमने उसको बताया था। तो यानी कहा था कि यही छोटा, छोटी, छोटा उ, री और चंद्र बिंदु जहां रहेगी वो ये लगेगा, यानी कि लघु लगेगा। तो सीधे से लघु लगेगा, लघु लगेगा, है ना। अब लघु लगेगा इस पे भी और इस पे भी, और यहाँ पर दीर्घ है क्योंकि बड़ा है ना, तो इसके लिए ये लगेगा, इसके लिए ये लगेगा, ये भी बड़ा है, तो कहने का मतलब गुरु लगेगा। इस पे भी लगेगा 1 1 2 1 1। अब काउंटिंग कर लेंगे, 16 ठो है कि नहीं, यही लक्षण है इसका। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक का मैटर क्लियर। यानी कि अभी ये वाला देखेंगे, जय कपीस तेलो उजागर, ठीक। गुरु लगेगा, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब 16 होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो गलती होगी कहीं। तो यानी कि जय कपीस तीन लोग उजागर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुआ। तो यहाँ तक सही हुआ। आगे अब देखेंगे रामदूत अतुलित बलधामा में, अगर इसमें 16 नहीं हुई तो गलत है, तब चौपाई नहीं मानी जाएगी। यानी कि रामदूत लघु, इस पे गुरु क्योंकि ये बड़ा था, यानी कि इस पे भी रामदूत है, ठीक। अतुलित बलधामा। अब इसकी काउंटिंग करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुई। ये थी पहचान। अब देखिए ये वाला अंजनी, अंक की मात्रा है ना, तो ये हमने बताया था कि ये जो लघु लगती है, छोटा, छोटी, छोटा उ, और ये री है, और चंद्र बिंदु की मात्रा है, यानी कि इसमें तो मिलेगा नहीं। अंक क्या है? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा है। इस पे देखिए दीर्घ लगेगा, लघु लघु लघु, दीर्घ लघु लघु लघु, दीर्घ दीर्घ। यानी कि अब इसकी काउंटिंग करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 जब बराबर आ गया तो यानी कि ये हमारा चौपाई सममात्रिक, यानी कि इसके जो चरण है सभी क्या हैं? बराबर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यानी कि हमने देखा कि छंद, छंद के प्रकार, उसके अंग यानी कि उसके सहायक क्या हैं, और चौपाई इसको देख लिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यानी अगला जो हमारा कौन सा बचा है कि ये वाला छंद, यानी चौपाई के बाद रोला, सोरठा, यही सब बचे हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।